वेलकम ऑल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट 7 दैट इज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं। डिस्कस एनी 6 प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स, एक्सप्लेन द सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज, डिफाइन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल। तो देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज इन साइज विच इंक्लूड फिजिकल चेंजेस लाइक हाइट, वेट एंड साइज एट्सेट्रा। देखिए हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो है ये एक क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज, यानी जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो नज़रों के सामने हो रहे होंगे। यानी बच्चे की हाइट बढ़ती है, बच्चे का वेट बढ़ता है या बच्चे का साइज़ बढ़ता है। देखिए जब जैसे यहाँ पे आपने देखा बेबी है ये फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर और थोड़ा सा बड़ी हो गई है, फिर और थोड़ी सी बड़ी, यानी कि यहाँ पे चेंजेस हो रही है जो आप देख सकते हो, चाहे हाइट में हो रही हो, चाहे वेट में हो रही हो, चाहे साइज में हो रही हो। तो ये वाली चेंज जो है जो आप देख सकते हो, इनको हम ग्रोथ कहते हैं। इट इम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ हार्ट, ब्रेन, मसल्स एंड बॉडी इन जनरल। ये क्या इम्प्लाई करते हैं, किसकी ग्रोथ? ग्रोथ ऑफ हार्ट, ब्रेन, मसल्स एंड बॉडी इन जनरल। इट्स क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड इज सब्जेक्ट टू मेजरमेंट। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये ग्रोथ जो है इसको हम देख सकते हैं, ये हमारी नज़रों के सामने हो रही होती है, तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। यानी कि इट इज़ सब्जेक्ट टू मेजरमेंट है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं अपनी आंखों से। It's a natural process that go on from the time of conception to the age of maturity. देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जब बच्चा क्या होता है, माँ की कोख में आता है, तब से लेके बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब तक ये प्रोसेस चलता है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है और बच्चा जब तक बड़ा हो जाता है ये तब तक चलता रहता है। कुछ टाइम के बाद यानी कि एज ऑफ मैच्योरिटी जब आती है वहाँ पे हाइट रुक जाती है। जब बच्चा एज ऑफ मैच्योरिटी को टच करता है तो ये हाइट जो है ये रुक जाती है। वेट गेन हो सकता है और ये एक कुदरती प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ए मेजर ग्रोथ स्पर्ट ऑकर्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और जो सबसे ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं ग्रोथ में वो कब होती है? जब बच्चा एडोलसेंट पीरियड में आ जाता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिस प्यूबर्टी के नाम से। यानी कि बच्चा जब 12 to 18 ईयर्स में होता है तब सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिलती है। इसी प्यूबर्टी में सबसे ज़्यादा चेंजेस आ जाती है। जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। ये देखा हमने मीनिंग ऑफ ग्रोथ। अब देखते हैं हम मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रेफर्स टू qualitative changes taking place simultaneously with quantitative changes of growth. तो ये जो डेवलपमेंट है इट्स ए कॉम्प्रहेंसिव टर्म, इट रेफर्स टू बहुत क्वालिटेटिव चेंजेस एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस, मीन्स कि इन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट को अगर हम सिंपल टर्म में देखेंगे तो इसका मतलब है तरक्की। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट की क्या मीनिंग है, यहाँ पे देखते हैं हम इंसान के माइंड की तरक्की हो रही होती है। वो नई नई चीज़ों को देखता है, वो नई नई चीज़ें सीखता है। बच्चा पैदा होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखता है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के इर्द गिर्द के लोगों को देखता है, वो चीज़ें देखता है, कोशिश करता है, नकल करने की कोशिश करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है। चीज़ें उसको समझ में आ जाने लगती है, यानी उसकी नॉलेज जो है वो बढ़ती रहती है। यानी ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी होती रहती है। इसके बाद है डेवलपमेंट रिप्रेजेंट चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू डेथ। यानी डेवलपमेंट जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि ये चलती रहती है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तब से लेकर उसकी मौत तक ये डेवलपमेंट हो रहा होता है। बच्चा पैदा होने से लेके जब उसकी डेथ होती है तो वहाँ तक ये डेवलपमेंट होती रहती है। मोर पर्टिकुलरली द प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट टेक प्लेस फ्रॉम द ओरिजिन टू मैच्योरिटी।
ہم بول سکتے ہیں کہ یہ وہ والے چینجز ہیں، یہ وہ والے چینجز ہیں جو کہ آپ کے اوریجن سے لے کے جب تک آپ ایک میچور انسان ہو جاتے ہو، بن جاتے ہو آپ، اس کو آپ بولتے ہو ڈیولپمنٹ. یعنی کہ یہ وہ والے چینجز ہیں جب آپ کا اوریجن ہوتا ہے تب سے لے کے آپ جب ایک میچور انسان بن جاتے ہو، میچور انسان ہو جاتے ہو، اس کو ہم بولتے ہیں ڈیولپمنٹ. اور وہ بھی جو اچھی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، اچھی ڈیولپمنٹ اچھی چینج جو انسان میں ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہم بولیں گے ڈیولپمنٹ. جو ایک انسان کو بیٹر ہیومن بینگ بنائیں گے اس کو ہم ڈیولپمنٹ بولتے ہیں. ڈیولپمنٹ از اے پروڈکٹ آف میچوریشن اینڈ لرننگ. تو ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ یہ ایک اٹس اے پروڈکٹ آف میچوریشن اینڈ لرننگ. تو یہ میچوریشن اور لرننگ کا ایک پروڈکٹ ہے. دیکھیے اگر ہم دیکھیں گے ڈفرینس کیا دیکھی ہم نے یہاں پہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. گروتھ از کوانٹیٹیو کانسیپٹ، یہ ہم نے دیکھا، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے اٹ از بوتھ کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو کانسیپٹ. گروتھ میں ہم نے دیکھا گروتھ کمپرائز آف ہائٹ، ویٹ، سائز آف باڈی آرگنز. یعنی کہ ہمارے باڈی آرگن جو ہے یہ ان کی جب گروتھ ہوتی ہے تو جیسے کہ ویٹ میں انکریز ہوتا ہے، سائز آف باڈی آرگنز ان میں چینج ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم گروتھ بولتے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اٹ انکلوڈز فزیکل، کوگنیٹو، سوشل اینڈ ایموشنل چینجز. گروتھ از ملٹیپلیکیشن آف سیلز وائل ایز ڈیولپمنٹ از آرگنائزیشن آف سیلز. گروتھ کنٹینیوز ٹو اے لمیٹڈ پیریڈ. ہم نے دیکھا کہ جب بچہ ایک اسٹیج میں آ جاتا ہے تب اس کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے کسی پیریڈ میں. لیکن ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے اینڈ کنٹینیوز ٹل ڈیتھ. یہ ہم نے دیکھا یہاں پہ. گروتھ کین بی میجرڈ، یہ ہم میجر کر سکتے ہیں. گروتھ بڑھ رہی ہے، کوئی کتنا ویٹ گین کر رہا ہے، کسی کے آرگنس کتنے بڑے ہو رہے ہیں، تو یہ ہم میجر کر سکتے ہیں. بٹ ڈیولپمنٹ کین ناٹ بی میجرڈ بٹ کین بی فیلٹ بائی میچورڈ بیہیویئر. تو یہ یہاں پہ اس کی ڈفرینس ہے. پھر ایک اور ٹاپک اسٹیجز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہمیں یہاں پہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سٹیجز کو ڈسکس کرنا ہے. دیکھیے جو آج کا ہیلپ لیس بیبی ہے، جو نہ ہی خود اٹھ پاتا ہے، نہ ہی خود اپنا کوئی کام کر سکتا ہے، نہ ہی خود وہ دودھ پینے جا سکتا ہے، یا کچھ بھی جو اس کو فوڈ چاہیے ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے خود سے. لیکن کل کو یہ ایک اڈلٹ بن سکتا ہے، ایک بڑا ہو سکتا ہے، ایک میچور انسان بن سکتا ہے. تو اس کو کیا اس بچے کو یہ بڑا ہونے میں اس کو بہت سارے سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی کہ جب اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو بہت سارے سٹیجز سے گزرنا ہوتا ہے. تو یہ جب ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں آتا ہے، یہ جب اس سٹیج سے دوسرے سٹیج میں آتا ہے تو یہ اٹ ڈز ناٹ ٹیک پلیس اوور نائٹ. یہ ایک ہی رات میں یا ایک ہی دن میں نہیں ہوتا ہے. جو ہر کوئی سٹیج ہوتا ہے اس کو اٹ کورز اے نمبر آف ایئرس آف چائلڈس لائف. یعنی کہ یہ ایک بچے کی لائف کے بہت سارے ایئرس کو یہ کور کر سکتا ہے. اور ہر ایک سٹیج کے اپنے اسپیشل کریکٹرسٹکس ہیں. تو سائیکالوجسٹس نے کیا کیا ہے؟ یہ جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہے ایک انسان کی، اس کو بہت سارے سٹیجز میں، اس کو کچھ سٹیجز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا ہے انفینسی سٹیج. انفینسی ریفرز ٹو دا پیریڈ of child's development that begins at the birth and ends at about 18 months or to 2 years of age. دیکھیے پہلا ہے انفینسی پیریڈ. یہ آپ یاد رکھیے. اٹ بگنس ود دا برتھ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، فرام برتھ اینڈ اینڈس اباؤٹ 18 months، یا جب وہ 1.5 سال کا ہوتا ہے یا 2 سال کا ہوتا ہے تب تک یہ پیریڈ ہوتا ہے. یا آپ یاد رکھیں گے برتھ سے لے کر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر 1.5 یا 2 سال کی عمر تک یہ انفینسی سٹیج رہتا ہے ایک بچے کا. The basic foundation of physical, mental and personality development are laid in this period. تو فزیکل ڈیولپمنٹ کی، مینٹل ڈیولپمنٹ کی یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی بیس جو ہے، اس کی فاؤنڈیشن جو ہے یہ اسی پیریڈ میں ہوتی ہے. یعنی بچہ فزیکلی کیسا ہوگا، مینٹلی کیسا ہوگا، اسی پیریڈ میں بچے کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے. پھر ایٹ دس اسٹیج دا انفینٹ ریمینز فلی ڈپینڈنٹ آن ہز پیرنٹس. اس والے اسٹیج میں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ پوری طرح سے کن پہ ڈپینڈ ہوتا ہے؟ اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. اس کو کپڑے پہنانے ہیں، اس کو واش روم لے جانا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کو کچھ بھی کرنا ہے، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ فلی کن پہ ڈپینڈ رہتے ہیں؟ اپنے ایلڈرس پہ، اپنے پیرنٹس پہ.
पहले हमें इसमें डिस्कस करना है, हमें स्टेज इसके डिस्कस करने हैं। तो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी पीरियड में हमें फिजिकल डेवलपमेंट डिस्कस करनी है। पहले है child develops rapidly, weight is about 7 pounds, newborn baby height is about 19 to 22 inches। तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी होता है इसका वेट होता है लगभग 7 पाउंड्स और इसकी हाइट होती है अबाउट 90 to 22 इंचेस। और इस वाले पीरियड में क्या होता है, बच्चा जल्दी से ग्रो करने लगता है, बच्चा जल्दी से बढ़ जाता है। By 4 months, most babies have some control of their muscles and nervous system। जब बच्चा 4 मंथ्स का होने लगता है तो उसको अपने मसल्स पे थोड़ा सा नर्वस सिस्टम पे थोड़ा कंट्रोल आ जाता है। वो क्या करते हैं, जब उनको मसल्स पे कंट्रोल आ जाता है, दे कैन सिट विथ सपोर्ट, यानी कि उसको हम गोद में रख सकते हैं या किसी कुशन के साथ या कंबल के साथ हम उसको सपोर्ट के साथ वो उसको बिठा सकते हैं। और वो अपना हेड जो है, अपना सर जो है, वो उसको थोड़ी देर के लिए उठा सकते हैं। आपने देखा होगा अपने घर में, अगर आपको कोई छोटा बेबी होगा घर में या आपके कोई रिलेटिव्स में या हमसायों का कोई छोटा बेबी होगा, तो आपने नोटिस किया होगा जब वो पैदा हो जाता है वो कैसा होता है, जब वो हम उसको गोद में उठाते हैं वो कैसा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो 3 महीने 4 महीने का हो जाता है, फिर वो कैसे रिएक्ट करता है, हम उसको यहाँ से बात करते हैं या हम उसको किसी पिल्लो के साथ किसी कुशन के साथ रखते हैं तो वो बैठ सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इनमें आ जाती हैं। तो जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसका पहला दांत आना शुरू हो जाता है और उनका विजन जो है वो फुली डेवलप हो जाता है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो चीज़ें अच्छे से नहीं देख पाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता 2-3 महीने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगता है, यानी कि उसका विजन क्लियर होने लगता है। लेकिन जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, 6 मंथ का हो जाता है, तो उसका विजन जो है वो फुली क्लियर हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है। फिर क्या करते हैं, किसी बच्चे के 6th मंथ में दांत आने शुरू हो जाते हैं, किसी के 7th, किसी के 8th या फिर किसी के 9th। लेकिन पहला जब टूथ आ जाता है, टूथ अपीयर हो जाता है, वो हो जाता है 6th मंथ में। और वो क्या करते हैं, वो रेंगना शुरू करते हैं, वो क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, देयर स्टोमक टचिंग द फ्लोर, यानी कि जिसको हम कश्मीरी में खोखज कहते हैं, वो फिर रेंगना स्टार्ट करते हैं, क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। फिर 8 मंथ का जब वो हो जाता है, दे कैन रीच एंड होल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब वो क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद क्या होता है, अगर हमने कहीं पे चीज़ें रखी होती है रूम में या कहीं पे, तो वो उन चीज़ों को पकड़ने जाता है, यानी कि वो अच्छे से फिर क्रॉलिंग करना सीखता है। फिर क्या होता है, जब वो 2 साल का होता है उसको पूरे 20 टीथ आ जाते हैं, 20 दांत उसको आ जाते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। और उनका डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो बहुत टेंडर होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं और वो ख़राब भी हो सकते हैं अगर उनको अच्छे से केयर भी नहीं किया जाएगा। तो ये है फिज़िकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। इसके बाद है मेंटल, या जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं, वो हमें पढ़नी है इन्फेंसी की पीरियड की। Intellectual development includes attending, perceiving, observing, thinking, recalling, analyzing, and the development of language and concepts. These aspects of mind grow and change with age. By the end of 2 years, the infant begins to speak proper but short sentences. इसमें सारा आ जाता है डेवलपमेंट। इसमें यानी कि बच्चा जो है, चाहे किसी चीज़ को समझना हो, किसी चीज़ को देखना हो, याद रखना हो, सोचना हो, गहराई से समझना हो, और लैंग्वेज बोलना सीख जाता है इस वाले पीरियड में। मेंटल डेवलपमेंट उसकी हमने देखा, फिज़िकल डेवलपमेंट में उसको फिज़िकल उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है, अब हम देखते हैं उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है। यानी कि वो किसी चीज़ को समझता है, किसी चीज़ को देखता है, वो या याद करना हो, सोचना हो, गहराई से समझना हो, या लैंग्वेज बोलनी हो, ये इस पीरियड में वो सीख जाता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, चाहे परसीविंग हो, ऑब्जर्विंग हो, थिंकिंग हो, रिकॉलिंग हो, एज के साथ ये बढ़ जाते हैं, ये वाली चीज़ें और चेंज होते हैं। मसलन जो थिंकिंग है, ऑब्जर्विंग है, रिकॉलिंग है, ये वाली चीज़ें चेंज भी होती है एज के साथ। एक तो ये बढ़ती है और चेंज भी होती है।
By the end of 2 years, the infant begins to speak proper but short sentences. यानी कि जब ये 2 साल का होने लगता है तो जो ये बच्चा होता है तो ये छोटे छोटे वर्ड्स बोलना सीख जाता है, जैसे कि बाबा, माँ, पा, बा, एट्सेट्रा। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें बोलना सीख जाता है। इसके बाद है सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। The infant at the birth is not social, he totally depends on his or her family. देखिए, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस टाइम पर वो बिल्कुल भी सोशल नहीं होता। उसको सोशल लाइफ, उस बेचारे को क्या पता होगा ये सोसाइटी क्या है, सोशल लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो बिल्कुल डर सा जाता है जब वो इस दुनिया में आता है। इसके बाद क्या होता है, वो आगे चलकर वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ पर डिपेंड, अपनी जो फैमिली है उस पर वो डिपेंड होता है। He expects that everyone around him or her should love him or her. तो ये इन्फेंट होता है, जो हमने देखा फ्रॉम बर्थ टिल जब वो 1.5 साल का हो जाता है या 2 साल का हो जाता है, तो इस पीरियड में जो बच्चा है ये एक्सपेक्ट करता है, ये चाहता है कि उसके इर्द गिर्द जो भी हो, चाहे उसके घर वाले हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, वो उससे सब प्यार करे। इन्फेंट बिकम्स अवेयर ऑफ अदर पर्सनस अराउंड हिम एट द एज ऑफ 1 month। तो इन्फेंट जो होता है, जो ये छोटा बेबी होता है, जब वो 1 महीने का होता है तो उसको पता चलता है अपने इर्द गिर्द के बंदों का, मेरे इर्द गिर्द कौन बैठा है। इसके बाद जब वो 2nd मंथ का हो जाता है, ही रेस्पॉन्ड्स टू द अटेंशन ऑफ अडल्ट्स। जैसे हम देखते हैं, हम घर में छोटे बच्चे जो होते हैं, हम उनको बुलाते हैं, हम उनको नाम से बुलाते हैं, तो वो थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। वो देखते हैं हमें किसने बुलाया, आंखें खोलते हैं या कुछ रेस्पॉन्स वो वहाँ से देखते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, एक बच्चा जो होता है उसको फ़र्क आ जाता है, वो पहचान जाता है मेरी माँ कौन है, या अगर उसको वो किसी और औरत को देखेगा तो वो उसको समझ में आ जाएगा ये मेरी माँ नहीं है। तो 5th मंथ में क्या हो जाता है, he or she responds to the person who speak with him or her। तो जब ये 5th मंथ का हो जाता है, ये बेबी, चाहे वो लड़का हो, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, जब उसके साथ हम बातें करने लगते हैं, तो हम यहाँ से बातें करने लगते हैं, वो वहाँ से रेस्पॉन्स देता है, रेस्पॉन्ड करता है। हम अगर यहाँ से हंसेंगे तो वो भी वहाँ से हंसेगा, हम बात करेंगे तो वो गौर से सुनेगा, आंखें खोलेगा, बंद करेगा, यानी कि वो वहाँ से रेस्पॉन्स देगा। In the first 2 years, the child is self-centered। जब वो 2 साल का हो जाता है तो बच्चा क्या होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, यानी कि he or she does not like to be interfered by other children और adults। यानी कि वो खुद में मगन रहना चाहता है, उसको ये अच्छा नहीं लगता है कि उसको कोई बड़ा या छोटा उसको उसके मसले जो होते हैं वो खेलता हो, चाहे जो भी वो करेगा, खाएगा, क्या करेगा, तो वो नहीं चाहता है उसमें कोई और इंटरफेयर करे। he or she plays in his own way। वो क्या करता है, वो अपने तरीके से खेलना चाहता है। they are generally non cooperative and has to be handled with patience and tactics। तो ये जो बच्चे होते हैं 2 साल की उम्र तक, ये वाले बच्चे ज़्यादातर नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, ये हमें कोऑपरेट नहीं करते, और उनको हमें क्या करना चाहिए, हमें पेशेंस के साथ हैंडल करना चाहिए। वो टेंट्रम्स दिखाते हो, नखरे दिखाते हो, हमें उनको पेशेंस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके के साथ उनको हैंडल करना चाहिए, ताकि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उस पर असर नहीं होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फेंसी पीरियड, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये फाउंडेशनल स्टेज है इंडिविजुअल लाइफ की, यानी कि ये एक बेस है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो पहले उसका जो फाउंडेशन होता है, जो बेस होता है, जैसे हम बोलते हैं बैड द्यून, तो ये जब अच्छा होगा तो उस पर जो मकान है जो हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्डिंग होगी कोई, या हमारा घर होगा, कोई हाउस होगा, तो उसका तो वो फिर अच्छा बनेगा आगे जाके। तो ऐसे ये जो इन्फेंसी पीरियड है, ये एक फाउंडेशनल स्टेज है इंडिविजुअल की लाइफ का। रूट्स ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मैनी ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस पीरियड कंटिन्यू टू इम्पैक्ट फॉर द होल लाइफ। suitable environment should be organized for various activities। Parents should be careful about their।
तो हमने देखा ये जो पीरियड है इन्फेंसी पीरियड, ये फाउंडेशन स्टेज ऑफ इंडिविजुअल लाइफ है, क्योंकि ये वाला पीरियड जो है इसमें आगे चलकर बच्चा कैसा होगा, हेल्दी होगा, अनहेल्दी होगा, सोशल होगा, कोऑपरेटिव होगा, वो सारा कुछ इसी पीरियड में हो जाता है। यानी इस पीरियड में बेस बन जाती है एक बच्चे की। तो जैसे कि मैंने दिखाया आपको, एक बिल्डिंग की बेस अगर अच्छी नहीं होगी तो ऊपर हम कितना भी अच्छा बनाएंगे तो वो ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही है ये इन्फेंसी पीरियड जो है, ये भी एक इंडिविजुअल की लाइफ का फाउंडेशन है। तो इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, रूट्स ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी जितने भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक बच्चे के अंदर, मसलन कैसा होगा, वो सारा कुछ इसी पे होता है। suitable environment should be organized for various activities. देखिए, and parents should be careful about their behaviors. अगर किसी घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल होता है तो उसका बच्चे पर असर पड़ेगा। तो हमें एक सूटेबल इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड करना चाहिए। और इस टाइम पर जो भी बच्चे के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस इन्फेंसी पीरियड में एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, वो पूरी लाइफ तक उसको याद रखता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। तो वो बच्चे को पूरी लाइफ तक वो वाली चीज़ें याद रहती हैं। अगर आप देखोगे किसी बच्चे के साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ होता है, पेरेंट्स उसके साथ मार पीट करते होंगे या कुछ और, तो जब वो बड़ा हो जाता है उसको वो सारा कुछ याद रहता है जो उसके साथ बचपन में हुआ होता है। आगे चलकर वो क्रिमिनल भी बन सकता है। जैसे अगर आपने देखा होगा, जब क्रिमिनल को उसकी केस हिस्ट्री पूछी जाती है तो कई क्रिमिनल ये बोलते हैं, बचपन में मेरे घर का माहौल ऐसा था, हमारे घर में मार पीट होती थी, मेरा बाप ऐसा हुआ करता था, ये या मेरी माँ ऐसे हुआ करती थी। तो उससे क्या होता है, उनके जहन पर ये उम्र भर इसकी छाप रह जाती है। इसीलिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए एक बच्चे के लिए एक अच्छा सा माहौल बनाना चाहिए, सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, अलग अलग एक्टिविटी रखनी चाहिए। और पेरेंट जो है उनको भी केयरफुल रहना चाहिए, घर का अच्छा माहौल बनाना चाहिए। इसके बाद है चाइल्डहुड पीरियड। This is the second stage of growth and development, lies between the infancy and adolescence. देखिए, हमने इन्फेंसी देखा, इन्फेंसी पीरियड जो है वो कहाँ से लेके फ्रॉम बर्थ टिल जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है या बच्चा 2 साल का हो जाता है। और जो ये चाइल्डहुड पीरियड है, ये किसके बीच में आ जाता है? एक तो ये आ जाता है इन्फेंसी और दूसरा एडोलसेंस। तो ये चाइल्डहुड जो है ये सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, दैट लाइज बिटवीन द इन्फेंसी एंड एडोलसेंस। ये किन के बीच में आ जाता है? इन्फेंसी एंड एडोलसेंस। इट रेंजेस फ्रॉम 2 to 12 years and can be divided into 2 sub stages, that is early childhood and late childhood. देखिए, ये वाला पीरियड जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक। और इसको हम 2 स्टेज में डिवाइड किया है, यानी कि पहला है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है ये 2 से लेकर 6 ईयर्स की एज तक है, और जो ये लेट चाइल्डहुड है ये 6 से लेकर 12 ईयर्स की एज तक है। ये आप याद रखेंगे। The early childhood stage happens from 2 to 6 years. This stage is considered as the exploration, questioning as well as the pre-gang age. यानी कि बच्चा इसमें कहता है ये क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। यानी कि बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, उसकी क्यूरियोसिटी लेवल जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है। वो सोचता है ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। तो ये लेट चाइल्डहुड स्टेज जो है ये 6 से लेकर 12 ईयर्स की एज तक है। दिस स्टेज इज कंसिडर्ड एज द गैंग एज। इस स्टेज को कंसिडर किया जाता है गैंग एज एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोशल लाइफ। यानी कि इस वाले स्टेज में बच्चे की सोशल डेवलपमेंट भी होती है। इट बिगिनस विद द एंट्रेंस ऑफ स्कूल एंड एंड्स विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी। ये लेट चाइल्डहुड स्टेज जो है ये कहाँ पे स्टार्ट होती है? जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है, जब बच्चा 6 साल का होता है। और कहाँ तक होती है? जब बच्चा यानी कि 12 ईयर्स का होता है। उसके बाद जब ये 12 ईयर्स का पूरा हो जाता है उसके बाद वो किस वाले पीरियड में इंटर करने लग जाता है? एडोलसेंस, या जिसको हम प्यूबर्टी भी कहते हैं।
تو ہم نے دیکھا یہ چائلڈہڈ سٹیج جو ہے اس کو ہم نے دو سب سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا ہے ارلی چائلڈہڈ اینڈ دوسرا ہے لیٹ چائلڈہڈ. ارلی چائلڈہڈ میں ہم نے دیکھا 2 to 6 ایئرس اور لیٹ چائلڈہڈ میں ہم نے دیکھا 6 to 12 ایئرس. تو یہ جو لیٹ چائلڈہڈ سٹیج ہے یہ کب سٹارٹ ہوتا ہے ود دا انٹرنس آف اسکول, جب بچے کو ہم اسکول میں ایڈمٹ کراتے ہیں, اور کب ختم ہوتا ہے جب بچہ پیورٹی کی ایج میں انٹر کرنے لگ جاتا ہے. اس کے بعد ہے فزیکل ڈیولپمنٹ. ہمیں پڑھنی ہے ہر ایک سٹیج کی فزیکل ڈیولپمنٹ, مینٹل ڈیولپمنٹ اور سوشل ڈیولپمنٹ. تو ہم پڑھیں گے فزیکل ڈیولپمنٹ ڈیورنگ چائلڈہڈ. گروتھ از ناٹ ریپڈ. دا چائلڈ ایٹ دا ایج آف 12 از اباؤٹ 56 inches in height and 85 pounds in weight. دیکھیے جب کوئی پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے, وہ جب USG کراتی ہے, الٹرا سونوگرافی جب وہ کراتی ہے, تو وہاں پہ بچے کی ایسے ہی ہائٹ بھی ہوتی ہے, ایسے ہی اس کا ویٹ بھی ہوتا ہے. تو اس والے پیریڈ میں کیا ہے, گروتھ از ناٹ ریپڈ, یعنی کہ گروتھ جو ہے اٹ از سلو, اسٹڈی اینڈ یونیفارم. یہ جتنی انفینسی ہم نے دیکھا وہاں پہ گروتھ بہت تیزی سے ہو رہی ہے انفینسی پیریڈ کی, لیکن چائلڈہڈ پیریڈ میں آپ یاد رکھیں گے یہاں پہ گروتھ ریپڈ نہیں ہے, یہاں پہ گروتھ تیزی سے نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ گروتھ جو ہے وہ سلو ہو رہی ہے, اسٹڈی اور یونیفارم ہو رہی ہے. اور اس ایج میں بچہ جو ہے یہ اٹس اباؤٹ 56 inches in height and 85 pounds in weight. مسلس آر مور ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ, اور جو اس کے ملک ٹیتھ ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھا تھا 2 سال کی عمر تک اس کو 20 دانت آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ملک ٹیتھ جو ہے یہ یہاں پہ اس چائلڈہڈ پیریڈ میں گرنے لگتے ہیں, اور وہاں پہ اس کو نارمل دانت آ جاتے ہیں. ود دا پیریڈ آف 5th and 7th years آف ایج چائلڈ گینز مچ ہائٹ. تو اس والے پیریڈ میں کیا ہوتا ہے, بچے کی بہت زیادہ ہائٹ ہوتی ہے اس والے پیریڈ میں. بونس اینڈ جوائنٹس بیکم اسٹرانگ. تو اس کے بونس جو ہوتی ہے, اس کے جوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ بن جاتے ہیں. اس میں بہت ساری آپ ڈیولپمنٹ لکھ سکتے ہو, لیکن یہ ہم نے یہاں پہ کچھ مین ڈیولپمنٹ اس کی لکھی. اس کے بعد ہے مینٹل ڈیولپمنٹ ڈیورنگ چائلڈہڈ. During childhood, such instincts as combat, curiosity, self-discipline, and acquisition are very active. اس پیریڈ میں ایک بچہ اس کے الگ انسٹنکٹس جیسے کہ اپنے آپ کو بچانا, نئی چیزیں ایکسپلور کرنا, سیکھنا, وہ کیوریس رہتا ہے, کیوریاسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے, وہ خود میں ڈسپلن لاتا ہے, ہر ایک چیز وہ سیکھنا چاہتا ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ چائلڈہڈ پیریڈ میں آ جاتی ہیں. چائلڈ ٹیکس پارٹ ان ویریس ٹائپس آف ایکٹیویٹیز. ہی اور شی بگنز ٹو explore his social environment and acquires new experiences. بچہ چائلڈہڈ میں بہت ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیتا ہے, نئی چیزوں کو سیکھتا ہے, یعنی کہ ایکسپلور کرتا ہے, نئی چیزیں وہ سیکھتا ہے, نئی چیزوں کو وہ سیکھتا ہے. اپنے ارد گرد کا ماحول جو ہوتا ہے, یعنی کہ جس کو ہم سوشل انوائرمنٹ کہتے ہیں, اس کو وہ ایکسپیرئنس کرنا سیکھتا ہے, یعنی کہ وہ نئی چیزیں سیکھتا ہے. امیجنیشن بگنس ٹو گرو اینڈ کریٹیوٹی از سین. یہاں پر بچے کی امیجنیشن جو ہوتی ہے, یعنی چیزوں کو امیجن کرنا, وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. نئی چیزیں ڈھونڈنا, یعنی کریٹیوٹی آ جاتی ہے بچوں میں. Span of attention increases. Child is able to distinguish between past, present and future. تو اس وقت بچے کا جو اٹینشن ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور وہ چیزوں پر, باتوں پر زیادہ ٹائم تک اٹینشن دے پاتا ہے. تو اس ٹائم پر جو بچہ ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتا ہے پریزنٹ کیا ہے, پاسٹ کیا ہے اور فیوچر کیا ہے. یعنی جو الگ الگ ٹائم ہوتا ہے, پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر, پہلے اس کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی ہے کل کیا ہے یا آنے والا کل کیا ہے, آج کیا ہے. تو اس والے پیریڈ میں, چائلڈہڈ پیریڈ میں, اس کو پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر کا پتہ چلتا ہے, ٹائم اسپین کا پتہ چلتا ہے. ایٹ دا ایج آف 12 دا ووکیبلری آف اے چائلڈ از سفیشینٹ رچ. چائلڈ ایکومولیٹس لارج اماؤنٹ آف نالج اینڈ انفارمیشن. اور اس پیریڈ میں بچے ووکیبلری سیکھتا ہے, ورڈ سیکھتا ہے, بولی یعنی کہ لینگویج سیکھتا ہے, اس کی لینگویج بھی اچھی خاصی بڑھ گئی ہوتی ہے. نالج اور انفارمیشن بھی ایک بچے کے پاس آ جاتی ہے, یعنی لارج اماؤنٹ میں, اچھی خاصی. ہم
हमने देखा जो इन्फेंसी पीरियड में जो कि 1.5 या 2 साल की उम्र में ख़त्म हो जाता है, हमने देखा बच्चा बाबा बोलना स्टार्ट करता है, माँ बोलना स्टार्ट करता है, पा बोलना स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे के पास अच्छी खासी वोकैबुलरी आ जाती है, अच्छे खासे वर्ड्स वो बोलना सीख जाता है, अच्छी खासी वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है। देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक था इसका, हमने डिस्कस किया मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। एक और था इसका सोशल डेवलपमेंट, वो आप ऐसे ही याद रखोगे। सोशल डेवलपमेंट क्या? चाइल्ड लर्न्स हाउ टू बिहेव, टॉक एंड इंटरेक्ट विद द फैमिली मेम्बर्स एंड नेबरहुड। इस पीरियड में बच्चे को समझ आ जाता है कि लोगों से बात कैसे करनी है, इंटरेक्ट कैसे करना है, कैसे बात करनी है अपनी फैमिली से, नेबरहुड में भी कैसे बिहेव करना है, ये सारा कुछ बच्चे को समझ में आ जाता है। ये बेटा आप ऐसे याद रखोगे। सॉरी, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। तो इसका दूसरा पॉइंट है फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप्स इन चिल्ड्रन। इस वक्त क्या होता है, बच्चे की ऑटोनॉमी की फीलिंग जो है वो आ जाती है, यानी वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है कि कोई उस पर कंट्रोल करे। इसके बाद है एक और पॉइंट इसका, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि चाइल्ड बिकम्स वेल एडजस्टेड, कोऑपरेटिव एंड स्टेबल। इस पीरियड में बच्चा क्या करता है, लोगों के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है, वो कोऑपरेशन सीखता है, स्टेबल होता है, उसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आ जाता है। द एज ऑफ 10 to 12 is referred as gang age, when child takes much interest in gang activities and adhere to gang loyalties। बच्चे ये वाला पीरियड जो है 10-12 ईयर्स, इसको हम रेफर कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं गैंग एज। और जो बच्चा होता है उसको गैंग एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो उनके साथ लॉयल भी रहता है। ये हम भूल गए थे, सोशल डेवलपमेंट में आप ये याद रखेंगे। इसके बाद है थर्ड स्टेज इसका, दैट इज़ एडोलसेंस, दैट इज़ 12 to 18 years। The term adolescence has been derived from the Latin word adolescere, which means to grow to maturity। तो ये adolescence जो है ये हमने derive किया है Latin word से, which means adolescere, which means to grow to maturity, यानी कि बड़ा होना, छोटे से बड़ा होना, maturity की तरफ जाना। तो adolescence को हम puberty के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि जिस एज में आप हो, आप अभी 12th में हो, तो आप इसी एज में हो अभी, एडोलसेंस एज में, यानी कि प्यूबर्टी एज में हो आप। Adolescence is a period during which child grows to maturity and moves to adulthood। ये वो वाला पीरियड है जब बच्चा मैच्योरिटी की तरफ ग्रो करता है, और जब ये पीरियड ख़त्म हो जाता है तब तक इंसान बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, यानी कि इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है तब तक। मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ एंड इज़ आल्सो नोन एज पीरियड ऑफ टीन एज। हम आम लफ्ज़ों में बोलते हैं ये जो एडोलसेंस का पीरियड होता है, ये टीन एज का पीरियड होता है, ये मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है एक बच्चे की लाइफ में। ये पीरियड एक बच्चे की लाइफ में बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है। इस पीरियड में वो गलत चीज़ों की तरफ भी जा सकता है और सही रास्ते पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चे का डिसाइड होता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, सही या गलत। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये टीन एज जो है, ये एडोलसेंस पीरियड जो है, ये मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द यंग पर्सन डेवलप्स to sexual maturity, establishes his identity as an individual apart from his or her family। तो इस वाले पीरियड में यंग पर्सन डेवलप्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो और वो क्या करना चाहता है, बच्चा अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता है, अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है, ताकि वो अपनी फैमिली के वजह से जो अभी तक जाना चाहता था, वो अपनी फैमिली से कुछ वो चाहता है कि मैं अपनी फैमिली से कुछ अलग कर सकूँ ताकि लोग मुझे जान पाए। इसके बाद है हम देखेंगे इसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। हमने डिस्कस किया इन्फेंसी में फ़िज़िकल डेवलपमेंट, फिर हमने चाइल्डहुड में भी देखा। अब हम देखेंगे फ़िज़िकल डेवलपमेंट क्या होती है ड्यूरिंग एडोलसेंस।
period of rapid physical growth and dramatic bodily changes. There is a noticeable growth in size and weight. इस पीरियड में एक बच्चे की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और बच्चे की बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. देयर इज़ a rapid development of bones and muscles. Bones and muscles में इसकी rapid development होती है. For boys, it is the development of voice, growth of beard, and increase in the size of genital organs. The voice of boys deepens and becomes harsh. देखिए, लड़कों में अलग चेंजेस आ जाती है और लड़कियों में अलग चेंजेस आ जाती है, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो. तो जब एक बच्चा इस पीरियड में आ जाता है, उसकी इस एज में आ जाता है, तो इसकी वॉइस बढ़ जाती है. एक लड़के की इसकी वॉइस बढ़ जाती है, उसको बियर्ड आ जाती है और उसकी दाढ़ी जो है वो बढ़ जाने लगती है. उसकी बॉडी में भी बाकी चेंजेस आ जाती है. इन गर्ल्स द वॉइस एक्वायर श्रिलनेस एंड बिकम्स स्वीट. नर्वस सिस्टम इज फुली डेवलप्ड. और लड़कियों की आवाज़ जो है वो स्वीट हो जाती है, टेंडर हो जाती है और उनका नर्वस सिस्टम जो है ये फुली डेवलप हो जाता है. देखिए, बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती है, चाहे फिजिकली हो, मेंटल हो या सोशल डेवलपमेंट. लेकिन ये यहाँ पे मैं मेन कुछ चीज़ें आपको समझा रही हूँ. अब अगर अपनी बुक पे देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट लिखी गई होगी, तो आप वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ सकते हो. मैं यहाँ पे आपको कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ. इसके बाद है मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस. इंटेलिजेंस रीचेस इट इज़ मैक्सिमम लिमिट्स बाय द एंड ऑफ पीरियड. यानी कि वो टॉप तक पहुंच जाती है इसकी इंटेलिजेंस, इट्स मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है, हद तक पहुंच जाती है. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एडोलसेंट इज सो डेवलप्ड दैट ही और शी कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. यानी कि इस वाले पीरियड में एक बच्चे की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है, इतनी डेवलप हुई होती है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, वो जो मुश्किल उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको भी हल कर सकता है. उनका पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है इस एडोलसेंस पीरियड में वो भी इंक्रीज हो जाता है. दे कैन कॉन्सेंट्रेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम देखेंगे इन्फेंसी पीरियड में या चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों का उतना कंसंट्रेशन लेवल जो है वो उतनी देर तक नहीं रहता. लेकिन इधर एडोलसेंस पीरियड में इनका कंसंट्रेट जो है, कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत देर तक रहता है, चाहे एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक टॉपिक हो. देयर इज एन इंक्रीज इन द स्पैन ऑफ अटेंशन. यानी कि इनका अटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है चीज़ों में, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो. बैंड टूवर्ड्स हीरो वर्शिप. दे कैन मेक क्विक डिसीजंस ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. दे डू नॉट लाइक टू बी डेडिकेटेड बाय अदर्स. तो ये खुद से क्या करना चाहते हैं, खुद से ये डिसीजंस लेना चाहते हैं. तो ये क्या, और ये नहीं चाहते हैं कि इनको कोई कुछ सिखाए, इनके मसलों में कोई पढ़े, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है. अंडरस्टैंडिंग मॉरल कंसेप्ट्स. इनमें मॉरल कंसेप्ट्स की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. दे क्रिटिकली एग्जामिन दोज मॉरल कोड्स एंड आल्सो आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर वैलिडिटी. तो ये बहुत सारे मॉरल कोड्स को क्रिटिकली भी देख सकते हैं और उनके रिगार्डिंग ये बहुत सारे नंबर्स भी, बहुत सारी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. इसके बाद है सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस. यानी कि इनकी सोशल डेवलपमेंट या हम बोल सकते हैं सोसाइटी में इनका कैसा उठना बैठना है, तो ये हम एडोलसेंस पीरियड में देखेंगे. ड्यूरिंग एडोलसेंस द शिफ्ट फ्रॉम फैमिली टू द वर्ल्ड आउटसाइड इज़ कंटिन्यूड. हमने देखा जो बच्चा इन्फेंसी पीरियड में होता है वो टोटली फुल्ली डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पे, अपने एल्डर्स पे. वैसा ही हाल होता है एक बच्चे का चाइल्डहुड पीरियड में भी. वो अपने इर्द गिर्द वो थोड़े थोड़े दोस्त बनाने लगता है, लेकिन वो ज़्यादातर डिपेंड किस होता है, अपनी फैमिली पे, अपने एल्डर्स पे. लेकिन यहाँ पे जो है एक एडोलसेंस जो होता है ये शिफ्ट करता है फ्रॉम फैमिली टू द वर्ल्ड आउटसाइड. यानी कि इसके बाहर भी क्या होता है, उठना बैठना, इसके दोस्त बनते हैं बाहर, इसका फ्रेंड सर्कल होता है, इसके क्लासमेट्स होते हैं बाहर. यानी कि फैमिली के अलावा भी इसकी लाइफ में और है. द एडोलसेंट इज नाउ प्रिपेयरिंग टू बी द मैन वुमन ऑफ द वर्ल्ड. तो इस वाले पीरियड में एक एडोलसेंट प्रिपेयर
हो रहा होता है एक आदमी या एक औरत बनने में. His or her relations with parents undergo a definite change. अपने पेरेंट्स के साथ इसकी जो रिलेशन होती है वो उसमें एक अच्छी खासी चेंज आ जाती है. इसके बाद कि एडोलसेंट क्या करता है, लाइक टू सर्व इन द रिलीजन, चाहे कोई फेयर हो या फेस्टिवल हो या सोशल गैदरिंग्स हो, ये यहाँ पे सर्व करना चाहता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड एडोलसेंट्स फॉलो एडल्ट कल्चर पैटर्न्स इन देयर बिहेवियर. यानी कि इस वाले पीरियड में ये बच्चा क्या करता है, अडल्ट कल्चर पैटर्न्स को फॉलो करना चाहता है. लॉयल्टी टू ग्रुप इज स्ट्रेंथन्ड एंड डेवलप्स इनसाइट इनटू सोशल रिलेशंस. जो इसका ग्रुप होता है इसके प्रति इसकी लॉयल्टी जो होती है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है. इसके चाहे इसके क्लासमेट्स हो, इसके दोस्त हो या इसके प्लेमेट्स जो है जिनके साथ ये खेलता है उठता बैठता है, तो इनके प्रति इनकी लॉयल्टी बढ़ जाती है. और एंड ही डेवलप्स इनसाइट इनटू सोशल रिलेशंस आल्सो. इसके बाद है बेटा नीड ऑफ एडोलसेंट्स. एडोलसेंट्स की नीड क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है. पहली है नीड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस. Adolescents consider themselves as full-fledged adults, so they do not want to remain under the control of elders, and they feel the need of independence and want to exercise their own opinion and this creates difficulties. देखिए जब बच्चे क्या होते हैं वो 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज तक पहुंच जाते हैं, यानी कि एडोलसेंट की एज में आते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं वो अपने आप को फुल फ्लेजेड एडल्ट्स मानते हैं, वो अपने आप को अच्छे खासे बड़े समझने लगते हैं. तो इसी वजह से वो अपने बड़ों के कंट्रोल में, अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते. अगर आपको याद है अभी हमने डिस्कस किया इन्फेंसी पीरियड में वो टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थे, या चाइल्डहुड पीरियड में वो टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थे. लेकिन जब वो एडोलसेंट पीरियड में आ जाते हैं वो खुद को क्या समझते हैं, वो खुद को इंडिपेंडेंट समझते हैं, वो खुद को अब बड़ा समझते हैं. वो सोचते हैं कि हम अब बड़े हो गए, हम अपने सारे फैसले खुद कर सकते हैं, हमारी अपनी राय है, वो जो चाहते हैं वो जो सोचते हैं वो वही करना चाहते हैं. तो इससे क्या हो जाता है, इससे डिफ़िकल्टीज आ जाती है. कभी पेरेंट्स उनको ये करने के लिए बोलते हैं या कुछ और. हम अगर यहीं पे मिसाल देखेंगे, जब आप 10th पास करते हो, 10th क्वालिफाई करते हो, तो कभी किसी को पेरेंट्स बोलते हैं आप इस स्ट्रीम में जाओ, आप उस स्ट्रीम में जाओ. तो बच्चे की ख्वाहिश अगर नहीं होती है कि वो पेरेंट्स की ख्वाहिश के मुताबिक चले, तो इससे क्या होता है उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी डेवलपमेंट पे असर भी पड़ता है. इसके बाद है नीड फॉर सिक्योरिटी. Need for adolescents suffer from the loss of support from the parents. Adolescents should be given sympathetic attitude and guidance so that they may not suffer from complexes and frustration. देखिए जब एक बच्चा इस पीरियड में आ जाता है, यानी एडोलसेंट पीरियड में आ जाता है, जब वो प्यूबरिटी को टच करता है, तो ये वाला पीरियड जो है ये एक बाउंड्री लाइन होती है बच्चे के बचपन और एडल्टहुड में. हमने देखा ये बच्चे के बचपन और एडल्टहुड, जब वो एक जवान हो जाता है उसमें ये एक बाउंड्री हो जाती है. यहाँ पे बच्चा छोटा बच्चा है, यहाँ पे जवान है, तो यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन है ये एडोलसेंट पीरियड की. तो इस टाइम पे बच्चों को सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. गाइडेंस और सिंपैथेटिक एटीट्यूड की भी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अच्छी तरह से इनका ख्याल रखना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, ताकि आगे चलकर ये बच्चा जो है एक अच्छा इंसान बन सके, उसमें कॉम्प्लेक्सेस या फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार ना बने. तो हमें ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. नीड फॉर बेटर फूड. The adolescence is a stage of rapid development. The body develops in height, weight and every other aspect. Therefore, there is a need for better food. इस पीरियड में एक बच्चे की बहुत तेज़ी से, यानी कि रैपिड डेवलपमेंट होती है, बहुत तेज़ी से इसकी डेवलपमेंट हो जाती है हर एक आस्पेक्ट से, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, कुछ और हो. तो इस टाइम पर हमें एक बच्चे को अच्छा खाना, बेटर फूड, अच्छा खाना देना चाहिए, अच्छा डाइट देना चाहिए, तो आगे जाकर वो एक हेल्दी इंसान बन सके. इसके बाद है पॉइंट 4 नीड फॉर सक्सेस.
Failures disintegrates the whole personality and success leads to adjustment. Hence, every adolescent has the desire to gain success in all the activities he undertakes. देखिए फेलियर से क्या हो जाता है, ये इंसान की एक पूरी पर्सनालिटी को तोड़ के रखती है, डिसइंटीग्रेट करती है. और सक्सेस से क्या होता है, सक्सेस से इसकी एडजस्टमेंट होती है. तो हमें क्या करना चाहिए, हेंस एवरी एडोलसेंट हैज़ द डिज़ायर टू गेन सक्सेस इन ऑल द एक्टिविटीज़ ही अंडरटेक्स. इसमें एक बच्चा चाहता है कि मुझे हमेशा सक्सेस मिले, मुझे हमेशा कामयाबी मिले, मैं हमेशा कामयाब बनूँ. एवरी एडोलसेंट हैज़ द डिज़ायर टू गेन सक्सेस. इसको फेलियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है. फेलियर की वजह से उसकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो डिसइंटीग्रेट होती है, वो पूरी टूट जाती है, जिस वजह से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है. तो क्या करना चाहिए, देयरफॉर स्कूल शुड ऑर्गेनाइज द करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़. स्कूल को क्या करना चाहिए, स्कूल को को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए इन सच ए वे दैट पीपल्स अचीव सक्सेस इन द एक्टिविटीज़ दे परस्यू. वो जो भी एक्टिविटीज़, वो जो भी काम करे तो वो उनमें सक्सेस हासिल करे, जिससे वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें, तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छे से डेवलप कर सके. इसके बाद है बेटा पॉइंट नंबर 5, सोशल नीड. एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ identity crisis and adolescents are constantly trying to build their own individuality in society. यहाँ पर एक एडोलसेंट जो होता है वो हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है. वो चाहता है कि सब उसको जाने, वो चाहता है कि सब उसको जाने पहचाने, वो जितने लोग जो हैं उसकी तारीफ़ करें, उसको सोशल अप्रूवल मिले, एक पब्लिक रिकग्नाइजेशन मिले, सब पहचाने, उसके बारे में बात करें. एक एडोलसेंट इस स्टेज पर यही चाहता है, यानी कि उसको सोसाइटी में एक अच्छी फेम मिले, उसको सोसाइटी में सब जाने, उसको एक अच्छा अप्रूवल मिले. तो इसी तरह से अगर एक बच्चे की किसी अचीवमेंट पर उसको शाबाशी नहीं मिलेगी, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी जैसे वो चाहता है, तो प्रोबेबली जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट होगा तो वो शायद वो लूज़ करेगा और आगे चलकर वो वायलेंट भी बन सकता है. तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए. तो ये थी सोशल नीड. इसके बाद है नीड फॉर स्टेटस. द नीड फॉर स्टेटस इन एडोलसेंस इज a critical aspect of development, driven by the desire to respect, competence, and belonging. During this phase, adolescents seek to establish their identity and prove their value in meaningful ways. देखिए हर कोई इंसान चाहता है कि उसका स्टेटस अच्छा हो, ठीक हो. तो इसी तरह एक बच्चा भी यही चाहता है कि उसका स्टेटस जो है वो अच्छा हो. इसी वजह से वो अलग अलग चीज़ों में अपने आप को डालता है. एक बच्चा जो है वो खुद को अलग अलग चीज़ों में डालता है. इस वजह से उसके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ जाती है. तो इन चेंजेस को उसके घर वालों और सोसाइटी को अच्छे से टैकल करना चाहिए. जो घर वाले हैं और सोसाइटी जो है, जो भी इस बच्चे में चेंजेस आ जाती है उनको अच्छे से टैकल करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसको कन्फ्यूजन आ जाएगा, वो डिसअपॉइंट हो जाएगा और आगे चलकर वो अच्छा नहीं बनेगा, यानी कि वो माल एडजस्टेड पर्सन भी बन सकता है. तो यहाँ पे क्या करता है, एक बच्चा जो होता है वो इस्टेब्लिश करना चाहता है अपनी आइडेंटिटी को, अपने पहचान को, और वो इसको प्रूव करना चाहता है इन मीनिंगफुल वेज. इसके बाद है नीड फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन. एक और नीड है इसकी सेक्सुअल नीड. 9th है इसका नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड अचीवमेंट. तो ये थी नीड्स ऑफ एडोलसेंट जो हमने अभी डिस्कस की. इसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स एंड देयर रिमीडियल मेजर्स. प्रॉब्लम क्या है एडोलसेंट्स की और उनकी हमें रिमीडी मेजर जो है वो हमें डिस्कस करनी है. एडोलसेंट पीरियड ऑफ वंस लाइफ इज़ वेरी क्रिटिकल. ये हमने देखा एडोलसेंट पीरियड जो है प्यूबरिटी एज जो है ये बहुत ही क्रिटिकल होता है. हमने देखा क्रिटिकल क्यों है, तो वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किया. ही और शी हैज़ टू फेस न्यूमरस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. एक बच्चे को इस वाले पीरियड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, पहली प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू फिजिकल ग्रोथ. बिकॉज ऑफ रैपिड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ इन हाइट, वेट एंड फिजिक, द एडोलसेंट फील्स एम्बैरसमेंट इन द ग्रुप with which he moves. He feels that he is looking odd in the company of his class fellows and playmates.
اس پیریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی باڈی میں بہت زیادہ چینجز آ جاتی ہے، چاہے ہائٹ ہو، چاہے ویٹ ہو، فزیک ہو، بہت ہی زیادہ چینجز آ جاتی ہے، چہرے پہ بھی چینجز آ جاتی ہے. گرلز اور بوائز دونوں کی فزیکل چینجز بھی آتے ہیں. بچے کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں سے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے. اس ٹائم پر ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا دکھوں، میرا فیس اچھا ہو، سب اچھا ہو. تو اگر اس کو تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ میں اور دکھتا ہوں یا کوئی اچھی چینج نہ دکھے تو وہ اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتا ہے. تو اس والی چیزوں سے اس کو پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو فزیکل گروتھ ہوتی ہے یعنی کہ بچہ بڑھنے لگتا ہے، اس کو دکھتا ہے میری باڈی میں یہ چینجز یہ چینجز آئی ہوئی ہے، تو اس کو کچھ اور سا لگتا ہے جس سے وہ کیا اس کو شرمندگی ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے پرابلمس آف ایموشنل ڈسٹربنسز. دس اسٹیج از این ایجنسی آف ایموشنل ہائٹ. The adolescent has no control over emotions. Under the influence of emotions, he or she may cross the boundaries of decency. He or she faces some problems when ridiculed by teachers or parents. Sometimes he or she revolts against their elders and superiors. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک بچے کی باڈی میں بہت ساری چینجز آتی ہے. ان کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے، جو گلینڈولر سسٹم ہوتا ہے، وہ بڑھنے لگتا ہے اور کچھ چینجز آنے لگتی ہے. تو اس وجہ سے ایک بچے کو اپنی ایموشنز پر کنٹرول نہیں رہتا ہے. وہ کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی وہ ڈپریسڈ ہوتا ہے. وہ کبھی کبھار اس کی لائف میں زیادہ پرابلمس ہو تو وہ کیا کرتا ہے، بچہ کبھی جب اس کو بہت کوئی کرٹیکل پرابلم آ جاتی ہے اس کے سامنے تو وہ کیا کرتا ہے، کبھی کبھار وہ سوسائڈ کرنے کا بھی سوچتا ہے. تو اس پیریڈ میں بہت ہی زیادہ ایموشنل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے ایک انسان کو. اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب کلاس 12 یا کلاس 10 یا نیٹ کے جو رزلٹس ہوتے ہیں، اگر کسی نے کوالیفائی نہیں کیا ہوتا ہے یا کسی کا ریپیئر آ جاتا ہے تو آپ نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا. آج کل ہم ایسی نیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی نے سوسائڈ کیا، کسی نے اوپر سے چھلانگ لگائی، کسی نے کچھ کیا. تو یہ والی چیزیں جو ہوتی ہے اس سے بچوں کی ایموشنل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. کبھی کبھار وہ اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ کبھی کبھار سوسائڈ کرنے کا بھی سوچتے ہیں. تو دیکھیے پرابلمس آف ایموشنل ڈسٹربنس میں ہم نے دیکھا کہ ایڈولسنٹ کو اس والے پیریڈ میں ایک بچے کو اپنے ایموشنز پر ٹوٹلی کنٹرول نہیں ہوتا ہے. تو جب وہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار اپنی ڈیسنسی کی باؤنڈری جو ہے اس کو بھی پار کرتا ہے. جیسے میں نے ابھی سمجھایا آپ کو، وہ کبھی کبھار کیا کرتا ہے، کبھی کبھار وہ سوسائڈ کا بھی سوچتا ہے. تو جب اس کو اپنے ٹیچرز یا اپنے پیرنٹس اس کو بات بات پہ ڈانٹتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، اس کو بے عزت کرتے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ لڑکا یا لڑکی وہ ان کے خلاف ریولٹ کرتا ہے. ان کے بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں یہ ان کے خلاف جاتے ہیں. اس کے بعد ہے پرابلم کنسرننگ کمپٹیشن. یہ ایک اور پرابلم ہے ان کی ایڈولسنٹ کی. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ لائف is full of competitions, but adolescents find great competition in every walk of life. دیکھیے لائف جو ہے اٹس فل آف کمپٹیشنس. ہمیں ہر قدم پہ کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ایڈولسنٹ جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ اس کو اپنی زندگی کے ہر قدم میں اس کو کیا بہت زیادہ کمپٹیشن لگتا ہے، بہت ہی زیادہ کمپٹیشنس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھار وہ کیا کرتا ہے، وہ پرابلمس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر سکتا ہے، یا وہ سوچتا ہے کبھی میں ایگزامینیشن کوالیفائی نہیں کر سکوں گا، یا کبھی کبھار اس کو کیا پڑھائی بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ لگتی ہے، ٹف لگتی ہے. تو اس وجہ سے کبھی کبھار وہ کیا کرتا ہے، ہی وڈرا فرام دی سچویشن. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے ایڈولسنٹ کی. پھر ہے پرابلم آف ایڈجسٹمنٹ وتھ فرینڈز. ایٹ ایڈولسنٹ اسٹیج بوائز اینڈ گرلز نیڈ سم فرینڈز ان ہوم دے کین کنفائڈ دیئر سیکرٹس اینڈ ڈسکس میٹر فریلی. تو اس والے پیریڈ میں کیا ہوتا ہے، جو ایڈولسنٹ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے، وہ ان کو چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، ان کو فرینڈس کی ضرورت پڑتی ہے جن کے ساتھ وہ اپنے سیکرٹس کو شیئر کر سکے، اور اپنے جو ان کے معاملات ہیں، چاہے گھر کے ہو، گھر کے باہر کے ہو، پڑھائی کے ہو یا کسی اور کے ریلیٹڈ ہو، ان کے ساتھ وہ فریلی ان چیزوں کو ڈسکس کرے. تو اس والے پیریڈ میں فرینڈشپ جو ہے ان کو ایک اسپیشل سگنیفیکینس ہے، ایک اسپیشل امپورٹینس ہے اس والے پیریڈ پہ. تو پرابلمس بھی ہیں، اگر اس کی بہت ہی اچھی بہت اسپیشل سگنیفیکینس ہے، امپورٹینس ہے، لیکن پرابلمس بھی ہیں. دی فرینڈشپس
among girls are more emotionally charged than boys. यानी कि जो गर्ल्स होती है वो फ्रेंडशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव रहती है, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को लेके बहुत ही पॉजेसिव होती है देन बॉयज़, यानी कि उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है उनके बीच एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. फिर है प्रॉब्लम विद पेरेंट्स. As we know, there is always a generation gap. Therefore, the adolescent at this stage wants recognition from his parents in particular and publicity in general. He forms his own ideas about marriage. He wants to act independently, but his parents treat him as a child. They do not give him a full recognition as a responsible person. They do not even expect him to take decisions for himself. Consequently, it develops a mental disturbance in the adolescent, which causes many other troubles in the family. देखिए, पेरेंट्स और बच्चे जो होते हैं उनके बीच में एक जनरेशन गैप होता है, एक जनरेशन का गैप होता है. तो पेरेंट्स की एक थिंकिंग होती है, बच्चों की एक थिंकिंग होती है, और वो भी एडोलसेंट के स्टेज पे. तो इस वाले स्टेज में एक बच्चा रिकॉग्निशन चाहता है एक पेरेंट से, और वो क्या उसके अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं मैरिज को लेके या किसी और चीज़ को लेके. वो एक्ट करना चाहता है इंडिपेंडेंटली, वो आज़ाद रहना चाहता है, उसके आज़ाद ख्यालात होते हैं. लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो ये बच्चा खुद को क्या समझने लगता है, बड़ा समझने लगता है. ये सोचता है कि मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ, लेकिन उसके पेरेंट जो होते हैं वो अभी भी उसको एक बच्चा ट्रीट कर रहे होते, वो अभी भी उसको एक बच्चा समझ रहे होते हैं. तो ये इसको फुल रिकॉग्निशन नहीं देते हैं एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन. यानी कि जब वो चाहता है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकूँ, खुद ले लूँ, या अपने काम जो है वो मैं खुद करूँ, मैं अब मैं बड़ा हुआ हूँ या मैं बड़ी हुई हूँ, लेकिन पेरेंट्स उसको फुल रिकॉग्निशन नहीं देते हैं. तो वो नहीं चाहते हैं कि ये अपने डिसीजन खुद ले सकें. वो चाहते हैं कि हम इनकी लाइफ के रिलेटेड या इनके एकेडमिक्स के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड हम खुद फैसले ले सकें. इससे क्या होता है, बच्चों में मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसको और सारे ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फैमिली में भी बहुत सारे ट्रबल्स आ जाते हैं. पेरेंट्स कभी ये करने को बोलते हैं, बच्चे नहीं मानते, तो इस वजह से भी फैमिली में भी ट्रबल्स आ जाती हैं. फिर है प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट विद सोसाइटी. इसमें क्या है, समटाइम्स एडोलसेंट है तो टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट विद सोसाइटी. कभी कभार जो एडोलसेंट होता है वो उसको प्रॉब्लम हो जाती है दूसरों के साथ एडजस्ट करने में, सोसाइटी में उठने बैठने से उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. होते हैं कभी कभार ऐसे भी बच्चे. हम बच्चों को कभी बोलते हैं जो आपकी उम्र के, वो नेबर्स के यहाँ जाओ, वहाँ से ये करना है, या उनकी कुछ हेल्प करनी है, या किसी को बुला के लाना. वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उसको सोसाइटी में एक दूसरे के साथ उठना बैठना या इंटरेक्ट करना उनको अच्छा नहीं लगता है. उनको ये सब फेस करने में प्रॉब्लम हो जाती है. द एडोलसेंट कैन नॉट स्टैंड द कस्टम. जो हमारी सोसाइटी में कस्टम्स होते हैं, रिवाज होते हैं, जो राइट्स होती हैं, तो ये उनको कभी कभार अच्छे नहीं लगते हैं. द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी आर टू एग्जैक्टिंग फॉर हिम टू कैरी. जो सोसाइटी की डिमांड्स होती है ये उसको क्या लगती है, ये उसको अच्छी नहीं लगती है. यानी कि सोसाइटी चाहती है कि ये बच्चा ऐसा ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी की नज़रें होती है इस बच्चे पे, तो ये चीज़ें जो है ये इसको तंग करती है. इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन. तो इस टाइम पर क्या होता है कि कोई बच्चा होता है, उसको पढ़ाई वगैरह में अच्छी दिलचस्पी नहीं होती है. यानी कि उसको पढ़ाई से डर लगता है. क्लास में वो जैसे जाता है उसको लगता है जैसे मैं जेल में आ गया हूँ. तो कभी कभार ये भी होता है कि टीचर जो है वो ग्रुपिज्म करते हैं क्लास में, या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. तो इस वजह से एक बच्चे का मेंटल हेल्थ, या जिसको हम मेंटल स्टेट भी कहते हैं, वो ख़राब हो जाता है. इसके क्या होता है, उसको प्रॉब्लम रहती है रिलेटेड टू एजुकेशन, जो कि टीचर को नहीं करना चाहिए. आपने देखा होगा, आप आज 12th क्लास में हो, आपने नर्सरी से लेके 12th तक देखा होगा कभी कभार टीचर्स क्लास में ग्रुपिज्म करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कभी बच्चों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, कास्ट, क्रीड, कलर, या किसी और बेसिस को लेके वो बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं. तो इस वजह से क्या होता है, बच्चे को प्रॉब्लम्स रहती है, जिस वजह से बच्चे का मेंटल हेल्थ जो है उस पर असर पड़ता है. फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस.
تو इस पीरियड में एक बच्चा अपने पेरेंट्स पे हर एक चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने पैसे खुद कमाए, उसको भी उसको कुछ भी चाहिए हो वो उसको अच्छा नहीं लगता है कि वो अपने पेरेंट्स से मांगे। तो एक बच्चा चाहता है कि वो किसी वोकेशन में जाए ताकि वो अपने पैसे खुद कमाए और खुद अपने कंफर्ट के हिसाब से उन पैसों को यूज़ करे। तो इस टाइम पर वो अपने हिसाब से पैसे नहीं कमाता है, खर्च नहीं करता है, तो कभी ना कभी वो डिप्रेशन में चला जाता है। जब उसके पास खर्च करने के लिए अपने हिसाब से उसको कहीं पे पैसे लगाने थे, उसके पास जब वो नहीं होती है तो उसको ये प्रॉब्लम रहती है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। फिर है एक और प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग राइट फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इस टाइम पर यानी इस पीरियड में एक बच्चा गलत रास्ते पर भी जा सकता है और सही रास्ते पे भी। इस टाइम पर बच्चा बहुत सारे लोगों से मिलता है, इसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है। इसकी वजह से उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आती है, उसकी बॉडी में उसको जो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है उसको वो बॉदर करती है। तो क्या होता है, इन चीज़ों से वो परेशान हो जाता है। इन सब की वजह से एक बच्चे को समझ में नहीं आता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी फ़िलॉसफ़ी है जो उसको चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसके माइंड में इतना सब कुछ आता है कि उसको डिफ्रेंशिएट करना आता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग राइट फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ आ जाती है इस बच्चे के दिमाग में। इसके बाद है बेटा हमारा लास्ट टॉपिक इसका, रिमीडियल मेजर्स फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट। जो हमने प्रॉब्लम्स अभी देखी बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एडोलसेंट्स की, हमने कुछ कुछ यहाँ पे डिस्कस की। तो इसकी रिमीडियल मेजर्स क्या है, हम बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, एडोलसेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। For the rapid physical growth, the adolescent should be given sufficient nourishing diet। देखिए हमने देखा ये बढ़ रहे होते हैं, कभी कभार ये अपनी ग्रोथ से, अपनी जो फिजिकल चेंजेस होती है, ये इनको लेके बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ये खुद को कमतर भी समझने लगते हैं। कभी इनका जो माइंड होता है वो जब इन चीज़ों को देखता है कि मुझ में ये चेंज हो रही है, तो ये कभी कभार बहुत परेशान भी होते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक बच्चा जो होता है, एक एडोलसेंट जो होता है, उसको अच्छा खाना देना चाहिए, अच्छा नरिशिंग डाइट देना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। क्योंकि बिकॉज एज एन एडोलसेंट हैज़ एक्सेस ऑफ फिजिकल एनर्जी, हेल्दी आउटलेट शुड बी प्रोवाइडेड। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें नरिशिंग डाइट अच्छा होना चाहिए और हेल्दी आउटलेट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द सेम इन द फॉर्म ऑफ गेम्स। हमें गेम्स रखनी चाहिए, स्काउटिंग जैसे सोशल सर्विस एंड अदर हॉबीज़ रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी रैपिड फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है। इसके बाद है पेरेंट्स शुड नॉट डोमिनेट द एडोलसेंट अननेसेसरीली एंड रादर ट्रीट हिम और हर एज अ फ्रेंड। जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को ऐसे अननेसेसरीली डोमिनेट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बच्चे को फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए, ताकि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हो, जो भी परेशानी हो, वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे, ना कि किसी दूसरे इंसान के पास, जो कि बाद में उसका गलत फ़ायदा भी उठा। यानी कि पेरेंट्स को घर का माहौल अच्छा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चों को लगना चाहिए मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे फ्रेंड है। इसके बाद है द चिल्ड्रन शुड बी गिवन सफिशेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्टडी एंड द राइट टू फ्री थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट आउटलुक। एक बच्चा जो होता है वो लाइफ में जो भी करना चाहता है, अगर वो सही है तो उसको करने देना चाहिए। वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको वहाँ जाना देना चाहिए, ताकि हमें उस पर कोई फोर्स नहीं करना चाहिए। In dealing with adolescents, we must respect their individuality, proper habits and sentiments should be. We must respect their individuality, proper habits and sentiments should be developed in them. देखिए एडोलसेंट्स की इंडिविजुअलिटी जो है, जो वो बात करते हैं, जो वो डिसीजन लेते हैं, हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि उसके अंदर के सेंटिमेंट जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो सके। फिर प्रॉपर केयर शुड बी टेकन इन द स्कूल वाइल एजुकेटिंग द एडोलसेंट को एजुकेट करते हुए हमें प्रॉपर केयर का ख्याल रखना चाहिए। हमारे स्कूल्स का भी एक अहम रोल बनता है कि वहाँ पर एक प्रॉपर केयर होना चाहिए एक एडोलसेंट के साथ डील करते वक्त। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो या कोई और प्रॉब्लम हो।
اس کے بعد ہے پراپر گائیڈنس مسٹ بی گیون ٹو دا ایڈولسنٹس بائی دا پیرنٹس اینڈ ٹیچرس. پیرنٹس اینڈ ٹیچرس کو بھی کیا کرنا چاہیے, پراپر گائیڈنس دینی چاہیے ایک ایڈولسنٹ کو, تاکہ ان کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے. ٹو انشور ایڈوکیٹ mental development of the adolescents, curriculum for adolescents should be broad based as possible. تو ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ کو انشور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایڈولسنٹس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان ایڈولسنٹس کے لیے, کریکولم فار ایڈولسنٹ شوڈ بی براڈ بیسڈ. ان کا کریکولم جو ہے وہ براڈ بیسڈ ہونا چاہیے جتنا ہو سکے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان کو دینی چاہیے, ڈیولپ کرنی چاہیے, اور ہمیں ان کے لیے سیوٹیبل لائبریری فیسلٹیز رکھنی چاہیے, جس سے کیا ہوگا, ان کی بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے. تو ہم نے یہاں پہ یونٹ ختم کیا ہے. ملتے ہمارے اگلے لیکچر میں. ٹل دین اللہ حافظ.